इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मोहम्मद अजमल खान का सलाम कबूल। अपकमिंग नायब तहसीलदार और तहसीलदार की जो सीट्स हैं, जो पीपीएससी एडवर्टाइज करने जा रहा है इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर, उनकी तैयारी के लिए खास तौर पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के टेस्ट की तैयारी के और इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम रेवेन्यू लॉज पढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू लॉज में हम पढ़ रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। चौथे पार्ट में सिर्फ 2 सेक्शन थे, और उससे पहले हम थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 बेसिकली उस वक्त अप्लाई होता है जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक पर्पस के लिए या किसी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए गवर्नमेंट जमीन क्या करती है, पंजाब गवर्नमेंट जमीन अक्वायर करती है। अब जब जमीन अक्वायर करेगी, वो जमीन साफ जरा निजी लोगों की होती है, प्राइवेट लोगों की होती है, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है उसके बदले में। जब अब पब्लिक पर्पस क्या है, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि स्कूल, अस्पताल या कोई पुल या कोई कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट किसी पर्पस के लिए भी, कोई डिस्पेंसरी बनाने के लिए या रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, ये तो पब्लिक पर्पस हो गया। और कंपनी के लिए का मतलब यह है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए या किसी और रजिस्टर्ड कंपनी के लिए जब गवर्नमेंट जमीन अक्वायर करती है, तो जमीन गवर्नमेंट जमीन अक्वायर जब करती है, तो वो जमीन चाहे किसी फर्म की हो, किसी पर्सन की हो, तो जमीन गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है। अब ये जो सेक्शन आज हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5, इसका ताल्लुक है इसी चीज के साथ, कंपनसेशन के हवाले से। मिसाल के तौर पे कि अगर गवर्नमेंट ने, ये जो हम लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था 11, जिसमें हमने ये कहा था कि जब गवर्नमेंट जमीन अक्वायर करना चाहती है, तो जब कलेक्टर एक अवार्ड जारी करता है। कलेक्टर कौन होता है? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। जब डीसी को कलेक्टर भी कह सकते हैं सिंपली। जब कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब अवार्ड जारी करता है सेक्शन 11 के तहत, तो वो बताता है कि जी ये जमीन, इसका मुआवजा इतना होगा, कंपनसेशन इतनी होगी। यानी कंपनसेशन का तयन हो जाता है कि कितना मुआवजा मिलेगा इस जमीन के इवज जो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है। अब ये सेक्शन 11 के तहत कंपनसेशन की अमाउंट तो डिसाइड हो गई, कलेक्टर ने डिसाइड कर दी, लेकिन अब ये कंपनसेशन किसको दी जाएगी, अब ये कंपनसेशन कब दी जाएगी, अब ये कंपनसेशन जिन लोगों को अगर दी जा रही है, अगर वो आपस में लड़ पड़े कि नहीं ये जमीन तो मेरी है, कोई कहता है जमीन मेरी है, जैसे 2-3 भाई हैं, अगर वो लड़ पड़े, तो अगर कोई ओनरशिप का डिस्प्यूट आ गया, तो फिर क्या किया जाएगा। और अगर ये जो मामलात लोग लड़ पड़ते हैं, तो मामलात कहाँ चले जाते हैं, या हो सकता है कि कलेक्टर अवार्ड जारी करे सेक्शन 11 के तहत, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और लोग कहें कि ये कंपनसेशन तो कम है, मुआवजा कम है, हमारी जमीन तो बहुत कीमती है, गवर्नमेंट अगर ये जमीन अक्वायर करना चाहती है, तो डीसी साहब यानी कलेक्टर साहब आपने मुआवजा कम रखा है, हमें तो ये इतराज है, हमें ये मंजूर नहीं है। तो अगर वो इतराज करें, तो उस सूरत में मामला कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। अब जब मामला कोर्ट में चला जाता है, तो इस मामले को हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए। जब मामला जेर इल्तवा हो जाएगा, तो अब कलेक्टर ने तो अवार्ड जारी कर दिया था कि ये जमीन सपोज 50 लाख की है। अब इस मामले को 1 साल गुजर जाता है, और कोर्ट भी ये डिसाइड करती है कि जी जमीन 50 लाख की ही है। अब इससे तो बेहतर नहीं था कि वो लोग 50 लाख 1 साल पहले ही ले लेते, कि वो अगर उन्होंने रोला भी डाला, मामला कोर्ट में भी चला गया, और कोर्ट ने भी कह दिया कि जी कलेक्टर ने बिल्कुल सही फैसला किया था, सेक्शन 11 के तहत 50 लाख की जमीन है। तो अब अगर कंपनसेशन डिले होकर मिल रही है उनको, तो उसके ऊपर कोई कंपनसेशन होनी चाहिए, या उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दी जानी चाहिए। ये सारे मामला, यानी कलेक्टर का अवार्ड सेक्शन 11 के बाद कंपनसेशन की अमाउंट किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी, अगर वो इतराज कर दे जिस बंदे को कंपनसेशन की अमाउंट देनी है, फिर क्या होगा। और अगर लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, ये उनका कोई डिस्प्यूट आ जाए ओनरशिप को लेके, जमीन के टाइटल को लेके, कि ये जमीन मेरी मलकियत है, दूसरा कहता है मेरी मलकियत है, और इस तरीके से अगर कंपनसेशन डिले हो गई है, तो उसके ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट होगी, उसके ऊपर क्या आप कह सकते हैं कि मजीद एडिशनल अमाउंट देनी पड़ेगी। इन सारे मामलात को जो पार्ट 5 है, जो आज हम कवर करेंगे, ये इस पार्ट 5 के साथ डील करता है। ये है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो सेक्शन 31 से स्टार्ट होता है और 34 तक जाता है। जो सेक्शन 29 और 30, ये दो जो सेक्शन थे जो प्रीवियस थे, वो हमने पार्ट 4 में पढ़े थे। पार्ट 4 में दो ही सेक्शन थे, 29 और 30। 29 में ये था कि अगर वो आपस में एग्री करते हैं, तो उस हिसाब से मिल जाएगा उनको, अवार्ड में कंपनसेशन मिल जाएगी। और 30 में ये था कि अगर वो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो मामला क्या होगा।
क्या होगा, कोर्ट में चला जाएगा मामला। अब पार्ट 5 में सेक्शन 31 से लेकर 34 तक, ये आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट 5 में। अच्छा, पार्ट 5 का नाम क्या है? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो पार्ट 5 है उसका नाम है पेमेंट। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। जैसे पार्ट 1 का नाम क्या है, पार्ट 2 का नाम क्या है, पार्ट 3 का नाम क्या है, पार्ट 4 का नाम जैसे था अपोर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, और पार्ट 5 का नाम क्या है, पेमेंट। तो आप लोगों को हर पार्ट का नाम भी आना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आज पार्ट 5 पढ़ेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो पार्ट 5 है वो उसका नाम क्या है, पेमेंट। और उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक, कि कंपनसेशन की अमाउंट किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी, अगर वो आपस में लड़ पड़े तो फिर क्या होगा, और अगर कंपनसेशन की अमाउंट बहुत डिले हो गई है तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट कौन देगा, कितना दिया जाएगा, ये ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें कहाँ देखेंगे हम, पार्ट 5 जिसका नाम है पेमेंट, जो सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक जाता है। सही। जी, तो हम आगाज करते हैं। ये है बेसिकली लेक्चर 4, और उम्मीद है आपको ये विजिबल होगा। मैं मजीद भी कोशिश करता हूँ कि ये विजिबल हो। मैं कोशिश करता हूँ कि लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, कोई भी रेवेन्यू लॉज हो, वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। जो बच्चे एलएलबी कर चुके हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो एलएलबी कर चुके हैं, एज आई एम आल्सो लॉ ग्रेजुएट, तो जो अब मुझे लॉ इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो आप में से जो लोग लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो ये इजी है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने एलएलबी नहीं किया हुआ, उनके लिए मैं लेक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम्पल भी साथ साथ शामिल करता हूँ। तो अगर आप इन लेक्चर को गौर से सुनते हैं, इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे आखिर तक, तो आपको ये पार्ट 5 जो है, जो आज हम पढ़ेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, तो लेक्चर चौथा है इसका, लेकिन इसमें पार्ट 5 हम पढ़ेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड, एग्जाम्प्लीफाइड, और इसमें इलस्ट्रेशन की मदद से आप लोगों को मैंने ये बहुत सिंपल कर दिया है। पार्ट 5 का नाम क्या है, पेमेंट, और इसमें सेक्शन 31 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। अब ये पार्ट एक्सप्लेन करता है कि कंपनसेशन कैसे अदा की जाएगी जब गवर्नमेंट जमीन अक्वायर कर लेती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 11 के तहत जब कलेक्टर अवार्ड जारी कर देता है, तो उसके बाद अगला सवाल यह है कि हु विल रिसीव द मनी, यानी कंपनसेशन, व्हेन विल इट बी पेड, कि कंपनसेशन कब पे की जाएगी। और अगर कोई इनकार कर देता है कि जी पैसे तो बहुत कम है, गवर्नमेंट जमीन जो अगर कर रही है, हमारी हमारी जमीन तो ज्यादा कीमत की है, गवर्नमेंट कम पैसे दे रही है, तो और कोई इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि मैं पैसे नहीं लेता, कंपनसेशन ये कम है, फिर क्या होगा। और अगर कुछ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं कि ये जमीन मेरी है, कोई कहता है जमीन मेरी है, जैसे कुछ 4-5 भाई हैं या कोई ओनर्स हैं, जो को ओनर्स हैं, और कितनी कंपनसेशन इंटरेस्ट दी जाएगी, एडिशनल अमाउंट दी जाएगी अगर कंपनसेशन देते देते गवर्नमेंट जो है वो बहुत डिले कर दे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर क्या है, पार्ट 5, यानी पेमेंट वाला सेक्शन, जो सेक्शन 31 से लेकर 34 तक जाता है। आप सेक्शन 31 देख लेते हैं सबसे पहले। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है सेक्शन 31 का, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन की को पे करना या उसको कोर्ट में डिपॉजिट करना, ये दोनों बातें इसमें डिस्कस होंगी। ये इस पार्ट 5 का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों ने लाजमी इसको गौर से देखना है। ये एक्सप्लेन करता है कि कंपनसेशन कैसे पे की जाती है जब कलेक्टर अवार्ड जारी कर चुका होता है। कलेक्टर सेक्शन 11 के तहत अवार्ड जारी कर चुका होता है, और कलेक्टर के अवार्ड से मुराद है कि फलां विलेज में फलां जमीन जितनी भी उसकी वो है, 5 एकड़, 4 एकड़ या 2 कनाल, या जितनी भी मरले हैं, कि उसकी कितनी अमाउंट है, ये अवार्ड होता है बेसिकली। कलेक्टर उस पर साइन करता है, वो रिटर्न अवार्ड होता है। तो जब कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत अवार्ड जारी कर दिया, तो अब कंपनसेशन कैसे की जाएगी, यानी कि किसको पे की जाएगी, कैसे पे की जाएगी, या हो सकता है वो कोर्ट में जमा करवानी पड़े। पहली सिचुएशन जरा देखिएगा कि हर कोई, जिन जिन के नाम ये अवार्ड निकलता है, कि जिन जिन लोगों की वो जमीन है, अगर वो सारे लोग अवार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तमाम लैंड ओनर जो है वो कंपनसेशन को एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी अगर कोई इतराज नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करनी थी, कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया कि फलां गांव में फलां जो जमीन है वो 55 लाख की है, जिन जिन लोगों की वो जमीन है उन लोगों ने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, और गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें कोई इतराज नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इतराज कर दे कि ये 55 लाख तो आपने कलेक्टर साहब बहुत ज्यादा अमाउंट बता दी है, इतनी अमाउंट तो नहीं बतानी चाहिए थी आपको। अगर लोग भी एक्सेप्ट कर लें जो जमीन के मालिक हैं, और गवर्नमेंट को भी कोई इतराज ना हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर कोई बंदा भी एतराज जमा नहीं करवाता, तो उस सूरत में क्या होगा, कलेक्टर मस्ट पे द एंटायर कंपनसेशन बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ लैंड। तो कलेक्टर जो डीसी होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, उसको चाहिए कि वो जमीन अक्वायर करने से पहले कंपनसेशन दे दे जिन जिन लोगों की है।
उसके बाद मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एक जमीन, अहमद की एक जमीन है, एग्रीकल्चर जमीन है, उसको अक्वायर करती है, और कलेक्टर जो है वो सेक्शन 11 के तहत अवार्ड जारी करता है कि ये जमीन अहमद की जो है, तो गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, ये 50 लाख की है। अहमद कहता है मुझे अमीन है। गवर्नमेंट भी कहती है कि ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि डीसी साहब आपने बिल्कुल सही अमाउंट बताई है उसको, या सही अमाउंट का अवार्ड जारी किया है अंडर सेक्शन 11। तो उस सूरत में क्या होगा, कोई बंदा एतराज नहीं करेगा। जब एतराज किया जाता है तब जाके मामला, अगर कुछ ऐसे एतराज करते हैं तो मामला कोर्ट से, कलेक्टर से कहाँ चला जाता है, कोर्ट में। उस सूरत में हम उसको कहते हैं ये रेफरेंस दायर हो गया है, उस सूरत में हम कहते हैं ये आगे चला गया बंदा। तो अब कोई किसी शख्स ने एतराज नहीं किया, ना लैंड ओनर ने जो अहमद था, और ना ही पंजाब गवर्नमेंट ने एतराज किया, और रेफरेंस कोई एतराज कोई दाखिल नहीं हुआ। और रिजल्ट क्या होगा कि कलेक्टर जो होगा, जो डीसी होगा उस जिले का, वो 50 लाख रुपए अहमद को देगा जमीन को की पोजीशन हासिल करने से पहले। ये सिचुएशन तो बड़ी सादा सी है। अब सिचुएशन एक दूसरी भी है। कोई शख्स हो सकता है एतराज कर दे। मिसाल के तौर पे एक लैंड ओनर कहता है कि मेरी जमीन तो बहुत ज्यादा कीमत की है, या गवर्नमेंट कहती है कि कलेक्टर ने तो बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो उसका अवार्ड में मेंशन कर दिया। इतराज जिस शख्स की जमीन, जो जमीन जिसकी जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, उसको भी हो सकता है, और पंजाब गवर्नमेंट को भी हो सकता है कलेक्टर के अवार्ड के साथ, कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट डिसाइड कर दी है अवार्ड अवार्ड में। या वो जो जिस शख्स की जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, वो भी इतराज कर सकता है। उस सूरत में क्या होगा, मामला कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा अंडर सेक्शन 18। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उस सूरत में क्या होगा, गवर्नमेंट फिर भी, अगर मामला कोर्ट में चला जाएगा, गवर्नमेंट फिर भी एतराज नहीं, इंतजार नहीं कर सकती कि जब पेमेंट दी जाएगी तो इतने साल वो एतराज नहीं करेगी। उस सूरत में क्या होगा, कलेक्टर को चाहिए कि या तो वो अवार्ड की अमाउंट दे दे, पे कर दे, या जो एस्टिमेटेड एक्विजिशन कास्ट है, यानी जमीन को अक्वायर करने की जितनी कास्ट आएगी उनमें से जो भी कम अमाउंट है, गवर्नमेंट कलेक्टर को चाहिए कि वो अमाउंट वो पे कर दे। ये सादा सी बात है। क्यों? टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट मनी इफ कोर्ट लेटर रिड्यूसेस कंपनसेशन। हो सकता है कि कलेक्टर अमाउंट जो है वो जारी ना करे, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की जो जो जमीन, जो पैसे हैं वो जाया हो जाए। तो गवर्नमेंट की जो मनी है जो कलेक्टर ने देनी है बेसिकली डीसी ने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी एक कलेक्टर ने अवार्ड जारी किए है वो, या एस्टिमेटेड जो एक्विजिशन की कास्ट आएगी जमीन को अक्वायर करने की, उन दोनों अमाउंट में से जो कम है कलेक्टर को चाहिए कि वो पे कर दे। अब मिसाल के तौर पे कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया 70 लाख रुपए का, ये 70 लाख मिलनी चाहिए अमाउंट, और जमीन को अक्वायर करने की जो कास्ट है वो उसका अंदाजा लगाया गया वो 60 लाख है। तो और मामला कोर्ट में चला गया क्योंकि उस शख्स ने या पंजाब गवर्नमेंट ने इतराज कर दिया और मामला कोर्ट में चला गया है। अब कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर 60 लाख पे कर देगा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर कलेक्टर का अवार्ड की अमाउंट को देखा जाएगा, या साथ देखा जाएगा कि अक्विजिशन की जो एस्टिमेटेड कास्ट है, उन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी। अब कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया 70 लाख, और जो एस्टिमेटेड एवरेज एक्विजिशन कास्ट थी वो अंदाजा लगाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि ये 60 लाख लग जाएगा तकरीबन जमीन को अक्वायर करने में। तो 70 लाख और 60 लाख में 60 लाख की अमाउंट कम है, लिहाजा कलेक्टर ये अमाउंट क्या करेगा, पे कर देगा। अगर कोर्ट बाद में, अब मामला चूंकि कोर्ट में चला गया है क्योंकि उस शख्स ने इतराज किया था या पंजाब गवर्नमेंट ने, अब मामला अगर कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने बाद में फैसला किया है कि 80 लाख रुपए बनता है इस जमीन का, तो जो रिमेनिंग 20 लाख है वो कलेक्टर फिर बाद में पे कर देगा, ताकि 60 लाख तो पहले पे किया जा चुको, तो वो 60 लाख कहाँ किसका है, पंजाब गवर्नमेंट का है, बेसिकली गवर्नमेंट के खजाने से वो जमा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये भी इसी सेक्शन में है कि अगर मामला अदालत में है, यानी कि लिटिगेशन की मामला मामला लिटिगेशन शुरू हो गई है, मामला अदालत में चला गया है, तो बिफोर रिसीविंग मनी ड्यूरिंग लिटिगेशन लैंड ओनर मस्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अगर एक लैंड ओनर है, अगर वो मनी को रिसीव करने से पहले लैंड ओनर को चाहिए कि वो एक सिक्योरिटी जमा करवाए, गारंटी जमा करवाए। क्यों जमा करवाए? क्योंकि कोर्ट हो सकता है बाद में कंपनसेशन जो है वो कम कर दे। यानी कि कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया 50 लाख, अब बंदे ने कहा, जिस जो लैंड ओनर है उसने कहा सॉरी मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये अमाउंट तो कम है, मेरी जमीन तो बहुत कीमती है। मामला कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में। अब हो सकता है कोर्ट ने 50 लाख की बजाय 40 लाख बता दे। उस सूरत में वो कलेक्टर ने तो 50 लाख पे कर दिया। अब लैंड ओनर ने इतराज किया, मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कहा 50 लाख भी कलेक्टर ने ज्यादा जारी किया था, 40 लाख होने चाहिए। तो अब वो जो अमाउंट है वो हो सकता है कि वो जो बंदा है जिसने 50 लाख रुपया वसूल कर लिए वो बाद में जमा ही ना करवाए, वो वापस ही ना करे। लिहाजा जो लैंड ओनर है उसको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है
वो सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे जमा करवानी चाहिए। क्योंकि अगर बाद में कोर्ट कम अमाउंट पे फैसला करे, कंपनसेशन को कोर्ट कम कर दे, तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो रिकवर कर सके। एक्सेस अमाउंट कहां से रिकवर कर सके? जो उस शख्स ने सिक्योरिटी जमा करवाई हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मंडियों में या कहीं पे भी ऑक्शन होती है, तो कुछ पहले सिक्योरिटी जमा करवाई जाती है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे की जमीन ने गवर्नमेंट ने अक्वायर करनी है, तो वो शख्स पहले सिक्योरिटी जमा करवाता है, कि ऐसा ना हो कि कलेक्टर जो अवार्ड जो जितनी अमाउंट कलेक्टर जो अवार्ड जारी करे और वो शख्स एतराज कर ले और बाद में वो मामला चला जाए कोर्ट में और कोर्ट उसको भी कंपनसेशन को भी कम कर दे। तो अब वो गवर्नमेंट के पैसे तो उस शख्स के पास पहुंच गए, वो उस शख्स वो पैसे अगर वो वापस नहीं करता, तो उसकी सिक्योरिटी की अमाउंट जो है वो जब्त हो जाती है। गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करना चाहती। मिसाल के तौर पर कलेक्टर कहता है कि 60 लाख रुपए का अवार्ड है, यानी कि सेक्शन 11 को कलेक्टर ने जारी किया है अवार्ड 60 लाख का। कोर्ट बाद में फैसला करती है कि ये 45 लाख रुपए इस जमीन के होने चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वो कैन रिकवर एक्सेस 15 लाख। कहां से? सिक्योरिटी के अमाउंट से, जो उस अमाउंट उस शख्स को जमा करवानी चाहिए थी पहले। वेल कलेक्टर विल नॉट पे डायरेक्टली। अगर कलेक्टर जो है, बाद वक्त कुछ ऐसी सूरतें भी हैं कि कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली उस शख्स को, जो भी लैंड ओनर है, उनको पे नहीं करता। किस सूरत में? जब एक शख्स एतराज कर दे कि मैं तो पेमेंट रिसीव नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैं रिसीव नहीं करता, उस सूरत में भी कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं करेगा उस शख्स को, जो भी लैंड ओनर है। या अगर कोई कॉम्पिटेंट ओनर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि जो लीगली कॉम्पिटेंट हो, लीगली कैपेबल हो। मिसाल के तौर पे ओनर जो है वो माइनर है। अब माइनर जो है वो लीगल नहीं होता। माइनर जो है वो तो इन्फोर्सेबल भी नहीं है, वो तो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो सकता। तो अगर एक शख्स मेंटली इनकेपेबल है, या वो एक शख्स छोटी उम्र का है, नाबालिग है, या एक शख्स लीगली इनकम्पिटेंट है, तो उस सूरत में भी जो कलेक्टर होगा वो जमीन, जिन जो लोग जमीन के मालकान है, वो चाहे लीगली मेंटली इनकम्पिटेंट है, या माइनर है, या लीगली इनकम्पिटेंट है, या छोटे उम्र नाबालिग है, उनको कलेक्टर डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेगा। तीसरी सूरत ये भी हो सकता है कलेक्टर जो है वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेगा जब ओनरशिप का डिस्प्यूट हो जाएगा, यानी जब दो तीन चार लोग आपस में लड़ना शुरू करेंगे कि ये जमीन मेरी है, कोई कहता है जमीन मेरी है। मिसाल के तौर पे दो भाई हैं और वो कहते हैं कि एक कहता है कि मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन है। तो गवर्नमेंट उस सूरत में गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये जमीन, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती, तो कलेक्टर को नहीं पता, पंजाब गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये जमीन एक्चुअली इसका मालिक कौन है। जो लोग लड़ रहे हैं आपस में भाई, तो उस सूरत में भी कलेक्टर डट लोगों को पेमेंट नहीं करेगा कंपनसेशन की। और अगर शेयरिंग के हवाले से कोई डिस्प्यूट हो, यानी कि अगर 50 लाख की अब कंपनसेशन है जो कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया सेक्शन 11 के तहत, अब एक बंदे कहता है कि मेरी 27 लाख है, दूसरा कहता है मेरी 28 लाख है, दूसरा कहता है मेरी 35 लाख है, तो उनके दरमियान में जो कंपनसेशन का जो शेयर है, जिसको अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, उसका कोई अगर झगड़ा है, तीन अगर सपोज वारिस हैं, एक कहता है मेरा 70% शेयर है, दूसरे कहते हैं नहीं आपका 70% नहीं है, उस सूरत में भी कंपनसेशन की अमाउंट जो शेयर उन्होंने करनी है, एक कहता है मेरा 70% है, दूसरा कहता है मेरा 25% है, तीसरा कहता है मेरा 50% है, उसके दरमियान में जो कंपनसेशन की जो अपॉर्शनमेंट होगी या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसके ऊपर अगर कोई झगड़ा है, उस सूरत में भी कलेक्टर जो है उन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेगा। तो उस सूरत में कलेक्टर क्या करेगा फिर? कलेक्टर जो है किसी शख्स को, चाहे वो इनकम्पिटेंट हो, इनकेपेबल हो, लीगली इनकम्पिटेंट हो, या मेंटली रिटार्डेड हो, या माइनर हो, या वो लोग आपस में लड़ पड़े, उस सूरत में कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर जो अमाउंट है, जो कंपनसेशन की अमाउंट है, वो कहाँ जमा करवाएगा? कोर्ट के अंदर जमा करवाएगा। और कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि अगर जो लोग लड़ रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, कोर्ट जब डिसाइड करेगी, तो फिर अब वो मामला, जो पैसे कलेक्टर जमा कराएगा वो कोर्ट में जमा कराएगा। फिर कोर्ट जो है वो पैसे उन लोगों को देगी जिसके हाथ में कोर्ट पैसा सुनाएगी। याद आपने रखना है कि जो चीज आपने याद रखनी है इस सेक्शन में, कि रिसीविंग अंडर प्रोटेस्ट, बाद औक़ात एक शख्स को कलेक्टर ने एक अवार्ड जारी किया सेक्शन 11 के तहत कि फलां जमीन इतनी इतनी अमाउंट की है। एक डीसी ने, कलेक्टर ने अवार्ड जारी कर दिया सेक्शन 11 में। अब एक शख्स को अगर एतराज है, अंडर प्रोटेस्ट भी वो अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक शख्स अंडर प्रोटेस्ट अमाउंट वसूल कर ले, तो अगर एक लैंड ओनर जो है वो अंडर प्रोटेस्ट अमाउंट कंपनसेशन की अमाउंट एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा कहता है कि आई एम टेकिंग मनी नाउ बट आई डिसएग्री विद अमाउंट, कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया 50 लाख का, एक शख्स कहता है कि ये अमाउंट कम है, मेरी अमाउंट ज्यादा बनती है, लेकिन वो हो सकता है कि इतराज के अंदर, यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए वो कलेक्ट कर ले, लेकिन वो साथ कहता है कि मैं इसके ऊपर मुझे इतराज है, और वो मामला कोर्ट में लेके जा सकता है। तो अगर अंडर प्रोटेस्ट एक बंदा अमाउंट एक्सेप्ट कर लेता है कंपनसेशन की, उस सूरत में वो अदालत जा सकता है, जिनकी वो रेफरेंस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 18। मिसाल के तौर पे एक शख्स अवार्ड कलेक्टर ने जारी किया 40 लाख का, एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितनी है उस जमीन की? 70 लाख रुपए। अब कलेक्टर ने कम अमाउंट जारी किया, अवार्ड कम अमाउंट का जारी किया, तो अगर जमीन की मार्केट वैल्यू 70 लाख की है, तो जो शख्स है ओनर, वो 40 लाख एक्सेप्ट कर सकता है।
प्रोटेस्ट करते हुए, और वो बाद में कोर्ट में भी जा सकता है कि मुझे तो 40 लाख रुपए दिया गया, मेरी जमीन तो 70 लाख की है। तो जो शख्स अंडर प्रोटेस्ट कंपनसेशन के अमाउंट एक्सेप्ट करता है, उसके पास ये राइट रहता है कि वो कोर्ट में भी बाद में जा सके, और ये परफेक्टली लीगल है कि वो बाद में कोर्ट में जा सकता है। सेक्शन 18 के तहत वो कोर्ट में जा सकता है। रिसीविंग विदाउट प्रोटेस्ट, अगर एक शख्स एतराज नहीं करता और वो कहता है कि ठीक है, उस सूरत में वो शख्स जो है वो बाद में कंपनसेशन को चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि वो सेक्शन 18 के तहत वो रेफरेंस कोर्ट में नहीं लेके जा सकता। तो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर अंडर प्रोटेस्ट एक बंदा रिसीव कर ले अमाउंट कि जी मुझे इतराज है, उस सूरत में वो कोर्ट में सेक्शन 18 के तहत रेफरेंस दायर कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स अमाउंट प्रोटेस्ट नहीं करता, इतराज नहीं उठाता, और वो एक्सेप्ट कर लेता है कंपनसेशन की अमाउंट जो सेक्शन 11 के तहत अब कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो कोई मतलब है कि आवाज नहीं उठाता, प्रोटेस्ट नहीं करता, ऑब्जेक्ट नहीं करता, इतराज नहीं उठाता, तो उस सूरत में बाद में वो अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। और अल्टरनेटिव कंपनसेशन का मतलब ये है कि नॉर्मली जो कंपनसेशन की अमाउंट है गवर्नमेंट वो कैश में पे करती है, लेकिन ये जो कलेक्टर जो है वो एक कमिश्नर जो डिवीजन में बैठा होता है, उसकी परमिशन से कलेक्टर जो है वो कोई और मेथड से भी कंपनसेशन की अमाउंट दे सकता है। इंस्टेड ऑफ मनी वो प्रोवाइड क्या कर सकता है, कोई और जमीन दे दे, जिस बंदे को पेमेंट देनी है उसको कोई और जमीन गवर्नमेंट कलेक्टर दे दे, या उस बंदे ने जिस बंदे की वो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, अगर उसको अवार्ड दिया गया है 15 लाख का, सपोज कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया सेक्शन 11 के तहत 15 लाख का। अब अगर वो जो शख्स है जो उस जमीन का मालिक है, उसके ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू जो उसने पे करना है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट हो सकता है उसकी कहे कि आप लैंड रेवेन्यू जो आपने पे करना है, जो वाजिब अदा है, वो आप ना पे करे, बस आपकी अमाउंट हमने रख ली है। यानी कि एक शख्स को पेमेंट देने की बजाय जो उसने लैंड रेवेन्यू देना था वो गवर्नमेंट कहे कि आपने चूंकि देना भी था, तो अब हम आपका जो लैंड रेवेन्यू है वो माफ कर देते हैं क्योंकि वो आपका आ गया। या उसके अलावा कोई इक्विटेबल या उसके बदले में कोई और अमाउंट चीज भी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है वो एक फार्मर की 5 एकड़ जमीन अक्वायर करती है, वो कैश देने की बजाय गवर्नमेंट कह सकती है कि ये 5 एकड़ किसी और जगह की जमीन जो है ये आपकी हो गई। कंपनसेशन की अमाउंट दी जा सकती है, उसके बदले में जमीन भी दी जा सकती है, या उस जो जमीन का मालिक है उसको लैंड रेवेन्यू भी माफ किया जा सकता है कि हमने इतनी अमाउंट आपकी देनी है, इतना लैंड रेवेन्यू आपने देना है, तो वो माफ हुआ, बदले में चला गया। अब सेक्शन 31 में एक और चीज ये है कि कलेक्टर में आल्सो मेक एग्रीमेंट विद एनी कॉम्पिटेंट लैंड ओनर। कलेक्टर जो है वो जो जमीन का जो डीसी होता है, जो सेक्शन 11 के तहत कलेक्टर अवार्ड जारी करता है, वो किसी कॉम्पिटेंट लैंड ओनर के साथ कोई एग्रीमेंट भी कर सकता है। ये बेसिकली एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। मिसाल के तौर पे ओनर कहता है कि मैं आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कंपनसेशन के तौर पे मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कोई कमर्शियल प्लाट दे दे, तो गवर्नमेंट अगर उसके साथ कोई कलेक्टर जो है उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर देता है, तो उस सूरत में क्या होगा, कंपनसेशन कैश की बजाय कलेक्टर जो है वो उसको कोई कमर्शियल प्लाट दे देगा, किसी जमीन का कोई जो किसी शहर में जो जमीन पड़ी होगी वो दे देगा। इस सूरत में भी कंपनसेशन दी जा सकती है, और ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा बिटवीन कलेक्टर एंड जो कॉम्पिटेंट लैंड ओनर होगा। अब पॉइंट नोट ये करना है आपने कि सेक्शन 31 में हमने क्या पढ़ा, कि जब कंपनसेशन या तो पे कर दी जाती है या कोर्ट में डिपॉजिट कर दी जाती है, जब वो अगर बंदा इनकम्पिटेंट हो, या वो लड़ पड़े, या वो रिफ्यूज कर दे, और अगर कोई शख्स अंडर प्रोटेस्ट भी एक्सेप्ट करना चाहे, वो कंपनसेशन एक्सेप्ट अंडर प्रोटेस्ट एक्सेप्ट करके बाद में वो कोर्ट में भी जा सकता है, या कंपनसेशन की बजाय उसकी जगह पे कोई प्लॉट हो सकता है, कोई और जमीन भी हो सकती है, या कोई इक्विटेबल और अरेंजमेंट भी हो सकती है। ये सेक्शन 31 हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 32, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फॉर पर्सन इनकम्पिटेंट टू एलिनेट। एलिनेट का मतलब होता है जमीन को छोड़ देना। अब जमीन कैसे छोड़ी जाती है, जब हम जमीन बेच देते हैं तो वो जमीन हम छोड़ देते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकम्पिटेंट हैं, यानी कि वो जमीन को छोड़ नहीं सकते, बेच नहीं सकते, वो कौन लोग होते हैं, यानी जो इनकम्पिटेंट है, जो लीगली इनकम्पिटेंट है, जैसे माइनर है, जैसे फिजिकली या सॉरी मेंटली इनकेपेबल बंदा है, या लीगली इनकेपेबल है, या इनकम्पिटेंट है, उन लोगों की जो उनको जो कंपनसेशन दी जानी चाहिए वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको इन्वेस्ट करेगी। सम टाइम एक ओनर जो है वो लीगली तौर पे जमीन नहीं बेच सकता, एलिनेट नहीं कर सकता। वो शख्स माइनर भी हो सकता है, मेंटली तौर पे इनकेपेबल या डिसेबल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स माइनर है, मेंटली डिसेबल है, या उसको उसकी ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो जमीन बेच नहीं सकता, उस वक्त में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है यानी कि कलेक्टर जो है उसको कैश देने की बजाय, कंपनसेशन देने की बजाय, अब कलेक्टर ने वो जमीन तो अक्वायर करनी है कि वो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए, उस सूरत में कलेक्टर क्या करेगा, उसको कैश देने की बजाय उस माइनर बंदे को जो नाबालिग है या जो मेंटली इनकेपेबल है या डिसेबल है, उनको जो कलेक्टर है वो पेमेंट देने की बजाय कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऐसे लोगों की जो इनकेपेबल हों, जो माइनर हों, उन लोगों की इंटरेस्ट को गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करती है। कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं कैसे,
कोर्ट या तो उस शख्स की जो इनकेपेबल हो मेंटली या जो माइनर हो उनकी जगह भी कोई और प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है। या मिसाल के तौर पर जरा देखें कि एक माइनर है, उसकी जमीन गवर्नमेंट, माइनर के पास एक जमीन है, अब वो पंजाब गवर्नमेंट ने अक्वायर कर दी। अब उस माइनर को जो नाबालिग है वो कैश नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो फैसले नहीं कर सकता, इकोनॉमिक कोई डिसीजन नहीं कर सकता। कोर्ट क्या करती है, उस माइनर के लिए कोई और जमीन परचेज कर लेती है माइनर के नाम पे। या उसके पास, गवर्नमेंट के पास, एक कोर्ट के पास एक और ऑप्शन भी होता है कि कोर्ट जो होती है वो उस माइनर को जो उसने अमाउंट देनी होती है, उस उस अमाउंट से पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, या वो जो कोर्ट है वो क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं वो परचेज कर लेती है, ताकि वो जो माइनर है वो जब बालिग हो जाए तो वो अपना फैसला कर सके, यानी कि उसका, उसकी जो अमाउंट है कंपनसेशन की वो बढ़ती रहे। तो कोर्ट ने दो काम किए कि जो एक माइनर है जिसकी जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहती है, उसको, माइनर को कैश पेमेंट की बजाय उस माइनर के नाम पे कोई और प्रॉपर्टी लेके कहीं रख लेती है कोर्ट। या दूसरा काम कोर्ट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट अप्रूव जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट उस माइनर के नाम पे या उस जो मेंटली डिसेबल बंदा है उस बंदे के नाम पे कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स लेके रख लेती है, ताकि वो बंदा जब इस पोजीशन में हो, जब नाबालिग है, जब बालिग हो जाए, या जो इनकेपेबल है, अगर वो बाद में मेंटली कैपेबल हो जाए या लीगली कैपेबल हो जाए, तो वो उसकी जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि वो बढ़ती रहे। अब इनकम इंटरेस्ट विल बी गिवन टू पर्सन इंटाइटल टू पर्सन। अगर वो जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होगी वो बाद में किसको दिए जाएंगे, अगर वो कोई माइनर था, अगर वो मेजर हो गया, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, या जो इनकम्पिटेंट था मेंटली, अगर वो बाद में कम्पिटेंट हो गया, तो उनको वो इंटरेस्ट भी साथ दी जाएगी। मिसाल के तौर पर एक माइनर जो है वो 6 साल बाद मेजर बन गया, यानी एडल्ट बन गया, तो अब मनी उसकी चूंकि इन्वेस्ट कर दी थी कोर्ट ने, जो कंपनसेशन की अमाउंट थी, तो अब वो जो अमाउंट है वो और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चूंकि 6 साल जारी रहा, तो जब वो बंदा माइनर अडल्ट हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो वो उसको, वो ना सिर्फ कंपनसेशन की अमाउंट होगी, बल्कि अगर गवर्नमेंट ने उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी या सिक्योरिटी बांड खरीदे थे तो उसकी अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हो चुकी है या उसमें जो एप्रिसिएशन हो चुकी है, जमीन में इजाफा हो चुका है कीमत में, वो भी उस शख्स को, माइनर को या मेंटली इनकेपेबल बंदे को मिल जाएगा। कास्ट, कलेक्टर पेज एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर अगर एक माइनर शख्स है या मेंटली इनकेपेबल है, या जो अपनी, जिसकी ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो जमीन को बेच नहीं सकता, ऐसे शख्स को, ऐसे लोगों को जो माइनर हो, मेंटली इनकेपेबल हो, उनकी जगह पे कोर्ट जब जमीन, कोई और जमीन परचेज करती है या सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीदती है, उस सूरत में ये जो कलेक्टर होता है वो अखराजात उठाता है किस चीज के, अगर जमीन को किसी जगह पे इन्वेस्ट करना हो, सॉरी कंपनसेशन के अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करना हो, लाइक जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदने होते हैं, या उस जमीन को, जो जमीन कम एक माइनर की है या मेंटली डिसेबल बंदे की है, उसकी जमीन की जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको कलेक्टर क्या करता है, उसको अगर उसको मैनेज करना हो या कोर्ट के ऑर्डर वसूल करने हो, उनकी जो फी पे करनी हो, ये सारे काम कौन, अखराजात कौन उठाता है, कलेक्टर। क्योंकि वो जिस बंदे की बिहाफ पे वो ये काम कर रहे हैं वो या तो माइनर है या वो मेंटली इनकेपेबल है, तो कलेक्टर क्या करेगा, जो डीसी होगा, वो उन माइनर और या मेंटली इनकेपेबल बंदे की जगह पे वो अखराजात उठाएगा, उनकी कंपनसेशन की अमाउंट को कहीं आगे इन्वेस्ट करने में, या उस अमाउंट को मैनेज करने में, या कोर्ट के ऑर्डर्स को आगे परसू करने में। एक्सेप्ट डिस्प्यूट बिटवीन, अगर दो बंदे हैं, दो आपस में लड़ रहे हैं, उनके दरमियान में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनके अखराजात जो है वो कलेक्टर नहीं उठाएगा। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है इस सेक्शन 32 में जो हम पढ़े, कि अगर एक शख्स माइनर है या मेंटली इनकैपेबल है या इनकम्पिटेंट है या डिसेबल है, तो उनकी अमाउंट उनको देने की बजाय कंपनसेशन, गवर्नमेंट क्या करे, कलेक्टर क्या, सॉरी कोर्ट क्या करेगी, उस अमाउंट को, कंपनसेशन को कहीं इन्वेस्ट कर देगी, कोई और जमीन प्लॉट लेके रख देगी उस माइनर या मेंटली इनकैपेबल बंदे की जगह पे, या उसकी जगह पे कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई सिक्योरिटी बॉन्ड्स लेके रख देगी, या रिप्लेसमेंट में कोई और जमीन परचेज कर लेगी उस बंदे के लिए, माइनर या मेंटली इनकेपेबल की जगह बनने के लिए। उसके बाद सेक्शन 33 आता है, सेकंड लास्ट, इन्वेस्टमेंट इन अदर केसेस। अब अभी तो सेक्शन 32 में हमने पढ़ा कि कोई बंदा माइनर हो या मेंटली इनकेपेबल हो या उसकी जो ओनरशिप है वो रेस्ट्रिक्टेड हो, उस सूरत में जो कोर्ट है, जो सॉरी जो कलेक्टर है, वो क्या करता है, वो उनको पेमेंट नहीं करता, माइनर को या मेंटली इनकेपेबल को, या जिसकी जो ओनरशिप है वो रेस्ट्रिक्टेड है, उस उसमें कलेक्टर, कोर्ट क्या करती है, उनकी जगह पे कोई और जमीन परचेज करके रखती है, जिसको अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योर जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स है वो परचेज करके रखती है, या ऐसा कुछ करती, इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये सेक्शन 32 में हमने पढ़ा। सेक्शन 33 में ये है कि कुछ और अदर केसेस भी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यहां पे ओनर कॉम्पिटेंट होता है, सेक्शन 32 में हमने पढ़ा था कि वो माइनर होगा या मेंटली इनकम्पिटेंट होगा, लेकिन सेक्शन 33 में एक बंदा मेंटली तौर पे कॉम्पिटेंट है लेकिन उसको भी पेमेंट नहीं की जाती, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, उसकी जगह पे कोर्ट इन्वेस्टमेंट करती है। मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इन कोर्ट फॉर अदर रीजंस।
अब जरूरी नहीं है सेक्शन 33 में कि बंदा इनकम्पिटेंट हो, जो मेंटली जब जब माइनर हो, बंदा कॉम्पिटेंट हो सकता है, वो मेजर हो सकता है, लेकिन फिर भी कोर्ट उसकी जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करेगी कुछ और रीजन की बुनियाद पे। कोर्ट में इन्वेस्ट मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट इज डिस्प्यूटेड टू प्रोवाइड बेनिफिट सिमिलर टू ओनरशिप ऑफ लैंड। यानी कि सेक्शन 33 में ये कहा गया है कि अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट हो, माइनर ना हो, मेजर हो, मेंटली तौर पे कैपेबल हो, उसकी जमीन, उसकी कंपनसेशन भी कलेक्टर के पास ये ऑप्शन है कि, या कोर्ट के पास, कि वो क्या करेगा। वो कोर्ट बेसिकली जो अमाउंट उसको देनी है उस बंदे को जो कॉम्पिटेंट है, जो मेजर है, जो नाबालिग नहीं है, बालिग है, मेंटल तौर पे कैपेबल है, उसको देने की बजाय गवर्नमेंट कुछ और रीजन की बुनियाद पे उस जमीन को, उसकी कंपनसेशन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकती है। और जब कम इन्वेस्ट करेगी तो उसके ऊपर जो किस चीज में इन्वेस्ट करेगी, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगी, यानी कि जो जब बंदा गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेता है तो उसके ऊपर उसमें इजाफा होता रहता है, सूद आता रहता है, तो वो भी उन लोगों को मिलेगा बाद में जिन लोगों की वो जमीन थी। मिसाल के तौर पे ओनरशिप डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स, दो भाई हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, अवार्ड जारी हो गया है सेक्शन 11 के तहत, अब कंपनसेशन उनको दोनों को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल सकती क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, टाइटल का इशू है, डिस्प्यूट है किसी का, आप कह सकते हैं कि ओनरशिप का। तो कलेक्टर या कोर्ट क्या करेगी, अब कलेक्टर ने देखा कि ये तो लोग आपस में लड़ रहे हैं दो भाई, कलेक्टर क्या करेगा, वो मामला कोर्ट में भेज देगा। जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट में अमाउंट जो है वो, कोर्ट क्या कर सकती है, उन दोनों की अमाउंट जो कंपनसेशन की बनती है वो किसी चीज में इन्वेस्ट कर देगी। अब देखो दोनों भाई, हो सकता है कि वो मेंटली कैपेबल हो, मेजर हो, यानी कि नाबालिग भी ना हो, तो कोर्ट क्या करेगी कि जब तक मामला, मतलब है कि जो फैसला नहीं होता, तो कोर्ट क्या करेगी, उनकी अमाउंट को, जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगी। तो मनी कोर्ट में डिपॉजिट हो गई, क्यों, किसने डिपॉजिट की, कलेक्टर ने, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया था, दोनों बंदे आपस में लड़ रहे हैं, दो भाई जो हैं। अब केस को हो सकता है 5 साल लग जाए, उस सूरत में वो मनी को ऐसे ही कहीं फजूल रखने की बजाय कोर्ट उसको इन्वेस्ट कर सकती है किस चीज में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा होता रहेगा। और जब कोर्ट का फैसला आ जाए, डिक्री आ जाएगी, तो जो भी विनर होगा उन दोनों भाइयों में से, उसको वो अमाउंट भी मिल जाएगी कंपनसेशन की, और उसके ऊपर जो अमाउंट इकट्ठी हो चुकी होगी, जो सूद हो चुका होगा, इंटरेस्ट, वो भी उस शख्स को मिल जाएगा। अब सेक्शन 32 में और 33 में, दोनों में एक ही चीज हमने पढ़ी है कि कोर्ट क्या कर रही है, वो जो कंपनसेशन की अमाउंट है उसको आगे इन्वेस्ट कर रही है। तो फर्क क्या हुआ सेक्शन 32 और 33 में, फर्क ये है कि सेक्शन 32 में हमने कहा था कि जो लोग हैं जिनको वो जमीन की जो कंपनसेशन देनी है, वो क्या है, लीगली इनकम्पिटेंट है, लेकिन सेक्शन 33 में हमने कहा वो कॉम्पिटेंट है। अदर सिचुएशन है, जैसे दो भाई हैं, वो बालिग हैं, कॉम्पिटेंट है। और सेक्शन 32 में हमने ये कहा कि कोर्ट जो है वो ओनर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, कोर्ट मस्ट प्रोटेक्ट ओनर्स इंटरेस्ट, अगर वो माइनर है या इनकम्पिटेंट है। सेक्शन 33 में हमने कहा कि कोर्ट इन्वेस्ट करना चाहती है मनी, गवर्नमेंट, कोर्ट के पास ऑप्शन है कि कोर्ट उनकी मनी को इन्वेस्ट करे। और सेक्शन 32 में हमने कहा कि कोई माइनर है या मेंटली इनकेपेबल है, सेक्शन 33 में हमने कहा कि वो मेंटली तौर पे इनकेपेबल नहीं है, मेंटली तौर पे वो कैपेबल है, मेजर है, जैसे दो भाइयों की हमने मिसाल दी, लेकिन उनको आपस में वो लड़ पड़े, एक कहता है मेरी जमीन है, दूसरा कहता है मेरी जमीन है। उस वक्त में कोर्ट क्या करेगी, कलेक्टर क्या करेगा, अमाउंट जमा करवाएगा कोर्ट में, कोर्ट में डिपॉजिट हो जाएगी अमाउंट कंपनसेशन की, और कोर्ट क्या करेगी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैंड में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगी। जब तक मामला कोर्ट डिक्री फैसला नहीं आता कोर्ट का, उस सूरत में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट इन्वेस्ट कर दी जाएगी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, और उसके ऊपर सूद भी इकट्ठा होता रहेगा। जो फैसला हो जाएगा, जिस बंदे के नाम पे वो जमीन, जिसके हक में फैसला आ जाएगा, गवर्नमेंट कोर्ट जो है उसको कंपनसेशन के अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट जमा हो चुकी होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो भी उसको दे देगी। अब आखिरी सेक्शन है इस पार्ट का, वो है 34, इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन। कि कंपनसेशन की अमाउंट अगर एक बंदे को बहुत बाद में दी गई है, रूल क्या है कि गवर्नमेंट शुड पे कंपनसेशन बिफोर टेकिंग पोजेशन। कि गवर्नमेंट अगर जमीन को अक्वायर करना चाहती है तो पोजेशन लेने से पहले गवर्नमेंट को कंपनसेशन पहले देनी चाहिए। सपोज मेरी जमीन है, वो रेलवे ट्रैक के लिए या किसी पर्पज के लिए, पब्लिक स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए गवर्नमेंट अक्वायर करना चाहिए। असूल ये है कि गवर्नमेंट पहले मुझे कंपनसेशन दे, बाद में वो जमीन अक्वायर करे। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो डिले करती है पेमेंट, हो सकता है कि लोगों का लड़ाई हो जाए कि ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, या हो सकता है एक शख्स रिफ्यूज कर दे कि ये अमाउंट कम है, या एक शख्स हो सकता है कि वो कहता है कि एक जमीन मेरा तो 70% हिस्सा बनता है इसमें, दूसरा कहता है मेरा 90% बनता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अपोर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन का कोई झगड़ा हो जाए, या एक बंदा माइनर है, या एक बंदा सपोज मेंटली इनकेपेबल है, इन तमाम लोगों को गवर्नमेंट जमीन फौरन कंपनसेशन नहीं देगी। अब उनको कंपनसेशन फौरन नहीं देगी तो वो कंपनसेशन बाद में दी जाएगी। अब कंपनसेशन अगर बाद में दी जाएगी तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सिर्फ कंपनसेशन न दे, बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करे, क्योंकि जिन लोगों को कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी अब वो बाद में मिल रही है उनको, मामला हो सकता है कोर्ट में चला जाए।
तो उस सूरत में क्या होगा, इंटरेस्ट का रूल क्या है, गवर्नमेंट को अगर डिले पेमेंट कर रही है कंपनसेशन की, तो गवर्नमेंट को उसको पे इंटरेस्ट सूद भी देना चाहिए। इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए कि कलेक्टर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा 8%। अब ये कलेक्टर क्यों पे करेगा, कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत अवार्ड जारी किया 50 लाख रुपए कि ये अमाउंट जो है, ये 50 लाख रुपए मिलना चाहिए फलां शख्स को। उस शख्स ने कहा सॉरी, ये जमीन मेरी बहुत महंगी है, मुझे 50 लाख नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। मामला कहाँ चला गया, कोर्ट में। कोर्ट ने 1 साल बाद जाके फैसला किया कि ये जमीन तो वाकई 80 लाख की है। अब अब सिर्फ 80 लाख नहीं मिलना चाहिए उसको, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, 1 साल गुजर गया है, अब वो जमीन हो सकता है 80 लाख की बजाय 1 करोड़ की हो चुकी हो। तो अब कलेक्टर जो है, कलेक्टर ने 50 लाख कहा था अवार्ड सेक्शन 11 के तहत, कोर्ट ने फैसला सुनाया 1 साल बाद 80 लाख। तो वो 50 लाख और 80 लाख के दरमियान में जो गैप है 30 लाख, उसके ऊपर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कलेक्टर को पे करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कलेक्टर ने कम बेसिकली फैसला सुनाया था। अब कोर्ट ने सुना दिया 80 लाख, तो कलेक्टर को चाहिए कि जो उसका अवार्ड में अमाउंट थी, उसके बाद जो कलेक्टर की जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके दरमियान जो गैप है 50 लाख और 80 लाख में 30 लाख का, उसके ऊपर हर साल के हिसाब से 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करे। अमाउंट भी वो पे करे 30 लाख, और साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करे। तो कलेक्टर शुड पे कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक होता है सिंपल, एक होता है इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, पर है ना, पर ईयर। फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग पोजेशन, जिस दिन से कलेक्टर ने वो जमीन पोजेशन में हासिल कर ली, और जब गवर्नमेंट ने बाद में कंपनसेशन की पेमेंट की, तो जब वो पोजेशन की जब गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर दी, पोजेशन ले ली, और जब वो पेमेंट गवर्नमेंट एक्चुअली दे रही है, उनके दरमियान जो गैप है, इतना टाइम है, उसमें कलेक्टर को चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी दे, और पर एनएम 8% कंपाउंड इंटरेस्ट भी पे करे। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर ली, पोजीशन हासिल कर ली, गवर्नमेंट ने जब जमीन अक्वायर कर ली 1 जनवरी 2025 को, और कंपनसेशन वो पे करती है 1 जनवरी 2027 को, 2 साल बाद। अब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट को जमीन फौरन चाहिए होती है, जैसे अर्जेंसी के केसेस है सपोज। तो अगर गवर्नमेंट ने जमीन परचेज कर ली है, सॉरी अक्वायर कर ली है 1 जनवरी 2025 को, कोई इमरजेंसी थी, गवर्नमेंट ने अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, और कंपनसेशन उस शख्स ने एतराज किया, ये लोग आपस में लड़ पड़े, या कोई बंदा जो माइनर था, या वो हो सकता है कि इनकम्पिटेंट था लीगली, या कोई मामला भी हो सकता है, या दो तीन चार लोग जो है वो कहते हैं ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, जो उनके दरमियान में जो कंपनसेशन की अमाउंट का जो परसेंटेज है उस पर कोई रोला पड़ जाए या कोई झगड़ा पड़ जाए, उस सूरत में मामला कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में। अब जब मामला कोर्ट में चला जाएगा, कलेक्टर का अवार्ड तो सेक्शन 11 के तहत जारी हो चुका 1 जनवरी 2025 को। अब मामला एक्चुअली जब कोर्ट में चला जाएगा तो कंपनसेशन पे नहीं की जाती, वो कंपनसेशन की अमाउंट कहाँ पे जमा हो जाती है, कोर्ट में। अब एक्चुअली कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, और या कोर्ट जो भी हुआ, 1 साल 2 साल बाद जाके कोर्ट ने पेमेंट की, कितनी, 2 साल बाद 1 जनवरी 2027 को, और गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर ली थी 2 साल पहले 1 जनवरी 2025 को। उस सूरत में आप कंपनसेशन लेट मिल रही है, डिले हो रहा है 2 साल का, तो उस सूरत में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पे किया जाएगा। अब वेवर भी इनवैलिड है इसमें। वेवर का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है एक ओनर को कि आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करें कि आप क्लेम नहीं करेंगे इंटरेस्ट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है वो इनवैलिड होगा। मिसाल के तौर पे एक ऑफिसर जो है वो प्रेशराइज करता है एक ओनर को, उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि आपने हमसे इंटरेस्ट जारी नहीं लेना। एक ऑफिसर से बना दे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक बंदे के ऊपर प्रेशर डालता है जमीन के मालिक के ऊपर